नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता का टॉपिक लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वो आपके सामने है, देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पहले आया है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले आया है और सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। दोस्तों, पहले आया था ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और लास्ट में आया था अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे पूरा लाया हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाया हूँ जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। मैंने जितना एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सारा लेकर के आ गया हूँ, बिना डिटेल के दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आपका आंसर होता ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद के किस मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये आपसे पूछा गया है। मैंने बोला ना कि आपको अगर डिटेल देता तो ये मैं बता देता, मगर डिटेल नहीं देकर के ऐसा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ऋग्वेद के 3 मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही कौन सा युग की शुरुआत हुई थी? वैदिक काल के साथ ही कौन सा युग का शुरुआत हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी लोहा युग। लौह युग का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है। वर्ण व्यवस्था का उदय किस काल में हुआ था? वर्ण व्यवस्था क्या कहता है क्वेश्चन की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस काल में हुआ था? तो आपका आंसर होगा सर ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा था कब? क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा था कब? यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी आया था और क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी हुआ था। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। इस काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यानी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए कृषि। वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि। और हड़प्पा काल का या सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर वैदिक काल का मुख्य फसल क्या था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं। किसी क्वेश्चन को यह नहीं बोलूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल का मुख्य फसल क्या था? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी धान एवं गेहूं। धान एवं गेहूं जो था उत्तर वैदिक काल का मुख्य फसल था। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के समय लेन देन किस माध्यम द्वारा था? तो लेन देन किस माध्यम द्वारा किया जाता था उत्तर वैदिक काल के समय? तो आपका आंसर होना है ऑप्शन ए वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के द्वारा उत्तर वैदिक काल में लेन देन किया जाता था। यानी कि अगर आप
कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे कि आप चीनी लेने जाते हैं, तो आपका घर में गेहूं है तो गेहूं उस दुकानदार को दे दीजिए और चीनी लेकर के आ जाइए। यही वस्तु विनिमय है, वस्तु का विनिमय होता था। गेहूं के बदले चीनी दिया जाता था, चावल के बदले आपको आटा दिया जाता था, ऐसे होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना किस काल के बाद हुए। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल के बाद हुआ। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? यह क्वेश्चन आपको मेरे थंबनेल पे भी देखने को मिलेगा कि ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सबसे नया वेद कौन सा है? मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पुराना, जो सबसे पहले आया वो सबसे पुराना, और जब सबसे लास्ट में आया वो सबसे नया होगा। तो आपका आंसर है क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे नया वेद है, और सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। और अथर्ववेद है सबसे लास्ट का और सबसे नया। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों वैदिक काल में राजा जो है जनता से कर वसूलता था, उस कर को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बहुत बार एग्जाम में आया है, 1000 बार। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका होगा। क्वेश्चन 18 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है अब ये पूछा गया है। और अब आपका आ गया ऋग्वेद, और उसके बाद आएगा ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे किससे रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अब लेकर के आ जाऊंगा। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन लाता यहाँ पास सबको सबका डिटेल मैं दे देता तो आगे क्वेश्चन नहीं लाता। मैं क्या किया हूँ, मैं सबका क्वेश्चन बना करके ले आया हूँ। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंत्र का। देखिए गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, तो यानी मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए आ गया, सामवेद में किसका उल्लेख है? देखिए आ गया ना, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, स से सामवेद और स से संगीत का उल्लेख है, और सामवेद को ही संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 20 है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। यहाँ मैं आपको बता भी सकता था मगर उसका क्वेश्चन लेके आ गया। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छा मैं लेकर के आया हूँ तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? देखिए आ गया, फिर आ गया, ऋग्वेद चल गया, सामवेद चल गया, अब यजुर्वेद आ गया, उसके बाद अथर्ववेद भी आएगा। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मकांड। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। मंत्र था ऋग्वेद में, संगीत था सामवेद में, और कर्मकांड आ गया यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख होगा? तो देखिए मंत्र का तो उल्लेख हो गया ऋग्वेद में, कर्मकांड का आपके सामने है ऊपर में यजुर्वेद में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोग निवारण एवं जादू टोना जो है वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में है जादू टोना एवं रोग निवारण। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके सामने कई एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद की संख्या है 108। 108 उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
18 महापुराण की, महापुराण की संख्या कितनी है? 18 है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदांत। वेदांत के नाम से जाना जाता है उपनिषद को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। 6 वेदांग है। कितना है? 6 वेदांगों की संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, मतलब व्याकरण का सबसे पहला रचित पुस्तक कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक है जो कि व्याकरण का सर्वप्रथम रचा हुआ पुस्तक है। सबसे पहला पुस्तक है व्याकरण का अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो आपका, मैंने आपको भी बताया अभी कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी, पाणिनि है। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है दोस्तों। और चलिए मैंने आपको कालिदास से भी नेक्स्ट क्वेश्चन लाया है आगे। और वेद व्यास जो हैं ये किसके रचयिता हैं? तो वेद व्यास जो हैं महाभारत के रचयिता हैं, वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराणों की संख्या। और महापुराणों की संख्या कितना है? 18 है। क्वेश्चन 30 है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद, यानी दूध और दूध से बने जो भी चीज होते थे वो होते थे आर्यों का मुख्य भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? कौन सा अन्न यानी अनाज मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ। जौ को मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अन्न है दोस्तों, जौ। क्वेश्चन 32 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? यानी वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, लोहित अयस्क किसको कहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा को कहते थे लोहित अयस्क। क्वेश्चन 34 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था जो कि आर्यों को एक जाति कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है आर्यों को एक जाति कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में स्थित है आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उपनिषद क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद क्या है? तो ऑप्शन डी, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। क्वेश्चन 38 है, रामायण के रचयिता कौन है? देखिए आ गया क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं, और वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता हैं, और कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कौटिल्य का। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, रामायण में कितने कांड हैं? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। अब रामायण में कितने कांड हैं ये पूछा गया है। मैं आपको वहां बता सकता था मगर क्वेश्चन स्पेशल लेकर के आया हूं, रामायण में कितने कांड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 कांड है। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता है। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। तो दोस्तों कौटिल्य का और भी नाम है। कौटिल्य का नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। इन तीनों नाम से कौटिल्य जाने जाते हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त 3 नाम से जाने जाते हैं। और कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, और वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं, और वाल्मीकि जो है
ये रामायण के रचयिता हैं। और कालिदास किसके रचयिता हैं, आगे चलिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। कालिदास बच गए थे, तो कालिदास किसके रचयिता हैं, तो मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वेद व्यास जो है ये किसके रचयिता हैं, तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, और कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। और कौटिल्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य 3 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 42 है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? अब दोस्तों कालिदास ने बहुत सारा किताब लिखे थे, तो प्रथम रचना क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतु संहार। प्रथम रचना था कालिदास का ऋतु संहार। और मेघदूत भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। और रघुवंश भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। मगर यहाँ पूछ रहा प्रथम रचना कौन था, तो ऋतु संहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? अब देखते हैं दोस्तों, सभी वेद का रचनाकार पूछ लेंगे आपसे। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन्वंतरी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, तो धन्वंतरी हैं। क्वेश्चन 44, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है यजुर्वेद के रचनाकार हैं। और धन्वंतरी जो है ये ऋग्वेद के रचनाकार हैं, धन्वंतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सामवेद के रचनाकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि थे। और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। और सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। और धन्वंतरी जो है ऋग्वेद के रचनाकार हैं। और विश्वामित्र जो है ये यजुर्वेद के रचनाकार हैं। अब बच गए कौन? विश्वकर्मा। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वकर्मा। ऑप्शन ए, अथर्ववेद के रचनाकार थे विश्वकर्मा। और धन्वंतरी थे ऋग्वेद के, समुद्रगुप्त तो नहीं, भरत मुनि जो थे दोस्तों। आपको पहला क्वेश्चन है सामवेद। सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेदों के किताबों को क्या कहते थे? तो वेदों के किताबों को क्या कहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। वेदों के किताबों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन 48 है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? सबसे प्रतापी देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंद्रदेव। इंद्रदेव सबसे प्रतापी देवता थे ऋग्वेद के काल में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? यानी कर लगाने की प्रथा सर्वप्रथम किस काल से शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था कर लगाने का प्रथा। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है अथर्ववेद को, जो कि जादू टोना से और रोग निवारण से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको थंबनेल पे देखने को मिला होगा 50 क्वेश्चन, मगर यहाँ 60 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ। जौ को क्या कहा जाता था? वैदिक युग में यव कहा जाता था। याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 52 है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहें। क्यों सफल रहें आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्य जो है आर्य पूर्वों द्वारा किए गए अपने संघर्ष में सफल रहे थे। आर्य क्यों सफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने आर्य जो है घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी।
किस पर आधारित थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि वर्ण व्यवस्था किस काल से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हुआ था? वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, क्योंकि तंबाकू जो है, भारत में तंबाकू को लाया था पुर्तगालियों ने ब्राजील से। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही विकल्प? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। यही जीवन की आयु का आरोही क्रम था आर्य सभ्यता के मनुष्य का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है इस चैप्टर का। अब चलिए कल नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आऊंगा जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो मैं आगे ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो लाता रहूंगा। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो नहीं लाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।